मैं अमरजीत कुमार आप लोग की बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन यानी इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन या इसी को बोला जाता है प्रजनन। तो हम देखते हैं आज की फर्स्ट क्लास यानी प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन से इस टाइप के स्टेप पर हम लोग की दो टाइप से क्वेश्चन उठती है। एगो तो उठती है कि जनन क्या है, आज जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो जो जनन होता है ये क्या है, यानी जनन हम किसे कहते हैं, और जनन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, तो इस पर गौर करेंगे। देखिए, जो जनन होता है तो सबसे पहले जानेंगे कि यह क्या है, तो अब जानेंगे कि यह हम लोग के यानी पूरे पृथ्वी पर जितने जीव है वह सब के लिए जनन क्यों आवश्यक है, जनन क्यों आवश्यक है। ठीक, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ये जो हम लोग की कंसेप्ट है यानी जो फर्स्ट हम लोग का टॉपिक है, ये क्लास 9th में, 10th में, 11th एंड 12th में, तो इसको डीपली हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, 10th के बाद पढ़ रहे हैं 12th में। ठीक, तो देखिएगा, जनन समझते हैं तो ये जितना भी पृथ्वी पर जीव है, इस पृथ्वी पर जितना जीव है वह सभी जीव चाहता है कि हमारे प्रजाति जो है वह इस पृथ्वी से कभी भी विलुप्त नहीं हो पाए, यानी खत्म नहीं हो पाए। जैसे हम मान लेते हैं कि आजकल देखिएगा बहुत ऐसे जीव है जो हमारे पृथ्वी पर से खत्म हो चुके हैं। जैसे होता है शार्दूल, एक चिड़िया थी, उसके वजह से डायनासोर, धीरे धीरे हम लोग की जो अनुमानता लगाया जा रहा है गौरैया चिड़ी जो है वो भी हम लोग के यहाँ से धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो पाई है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि जितना भी जीव अभी तक विलुप्त हुआ है उन सभी में जनन क्षमता जो है, जनन है, वह खत्म हो गया होगा, तभी जीव समाप्त हुआ होगा। वैसे जीव जो समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी बहुत सारे जीव है वह नहीं चाहता है कि हमारा प्रजाति इस दुनिया से या इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाए, यानी खत्म हो जाए। तो इन सभी को कायम रखने के लिए जितना भी जीव होता है ना, अपने जनसंख्या में वृद्धि लाने के लिए एक प्रक्रिया करता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन। अब होता है कि अगर पूछा जाए कि जनन क्या है, तो आप लिखेंगे कि जनन एक प्रक्रिया है जिससे जीवों के जनसंख्या में वृद्धि होती है, यानी संतति को उत्पन्न होता है इस जनन में। ठीक, अब इसके बाद से आता है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र। अब प्रजनन तंत्र क्या है?
तो जितना अंग यानी संतति को उत्पन्न करने के लिए यानी जनन क्रिया में जितना अंग भाग लेती है उस सभी अंग को हम कहते हैं प्रजनन तंत्र। जनन में जितना अंग भाग लेगा उस अंग को क्या कहते हैं, यानी जनन में जो अंग भाग लेता है उस अंग को कहते हैं प्रजनन तंत्र। ये तो हुआ यहां तक कि जनन क्या हुआ, प्रजनन तंत्र क्या होता है। अब होता है कि जनन जीवों में क्यों आवश्यक है। तो देखिएगा, जीवों में जनन आवश्यक यानी जरूरी इसलिए है कि सभी जीव यानी जिस जीव के जनन क्रिया यानी यह जनन क्रिया समाप्त हो जाएगी तो वह जीव इस पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। तो इसी के कायम रखने के लिए यानी बरकरार रखने के लिए जीवों में जनन की आवश्यकता होती है, जो अपने जनसंख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते रहें और इस पृथ्वी पर वह जीव कायम रहे। ठीक, तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आता है कि जनन कितने प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है, तो याद रहे कि जनन 2 प्रकार की होती है। जो हम लोग की जनन होती है, जनन यानी रिप्रोडक्शन, वह 2 प्रकार की होती है। एक में होगा अलैंगिक जनन और 2 में होगा लैंगिक जनन। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको नहीं, सॉरी, अलैंगिक हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब बात आता है, अब एक दिमाग में हुआ कि भाई अब हम लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो देखिएगा, ये जो दोनों भाग है ये जनन के भाग है ना जी। तो देखिए, इस जनन के सबसे, और इन दोनों में देखा जाए तो जनन के सबसे आसान तरीका होता है अलैंगिक जनन, सबसे सरल होता है। इसके बारे में बात करें ना तो फोटोकॉपी समझते हैं। फोटोकॉपी के मतलब होता है कि सेम टू सेम जीव। जैसे मान लेते हैं कि जनक, तो थोड़ा सा जनक के बारे में बात करते हैं। जनक किसे कहते हैं, काहे कि यहाँ जितना भी होगा इस सभी में जनक एक शब्द को हम बात करेंगे कि जनक बात करेंगे। तो जनक बता देते हैं क्या होता है। तो जनक उसे कहते हैं ना जो जीव के उत्पत्ति करे, यानी जिसको बोलचाल के भाषा में कहते हैं माता और पिता। माता पिता को जनक बोलते हैं, जनक कहते हैं। इस प्रकार से इसमें जितना जनक होगा, अलैंगिक जनन में एक जीव होता है, यानी एक जनक। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन यानी इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो अलैंगिक जनन, तो इसमें क्या होता है कि एक जीव भाग लेगा, इसमें संतति को उत्पन्न करने के लिए, माने एक नए जीव के उत्पन्न करने के लिए एक जीव की आवश्यकता होती है और
युग्मक की अनुपस्थिति में, इसमें एक जीव, ठीक, जीव, उसके बाद से इसमें युग्मक नहीं बनता है, युग्मक की अनुपस्थिति होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं युग्मक, इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। तो युग्मक हुआ, इसमें एक जीव ही भाग ले सकते हैं नए जीव के उत्पन्न करने के लिए। इसमें क्या होता है कि युग्मक की अनुपस्थिति रहेगा, अनुपस्थिति यानी इसमें युग्मक नहीं बनेगा। पूछ देगा कबो कबो कि अलैंगिक जनन में युग्मक बनती है कि नहीं बनती है, तो आप लोग कहिए कि नहीं, युग्मक नहीं बनता है। अब देखिएगा, इसको फोटोकॉपी एगो शब्द बोले थे, यानी फोटोकॉपी। मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का फोटो हो, जैसे आप लोग यह है एक क्रिकेटर आप लोग का जो अभी इंडिया टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, मान लेते हैं ये उसका शरीर है, ठीक, और यह उसी का फोटो है, फोटो है। तो देखिएगा, इसमें अलैंगिक जनन समझा रहे हैं, तो क्या होगा कि फोटो ये होगा, तो इसका जो सेम चेहरा होगा ना जी, और इसके अंदर की जितना भी खूबी होगा तो इस फोटो में भी खूबी बता सकते हैं। जैसे इसमें जो जीव होता है ना, वह जीव आकार में बराबर होगा। मान लेते हैं कि जनक और संतति, तो इसमें जनक के आकार के बराबर होगा संतति। पहला कि जनक के समान होता है संतति। अब जनक किसे कहते हैं, यहां क्लियर किए हुए हैं। और आनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं। तो जनक जो है, तो उसका जो संतति होगा, वह संतति अपने जनक के आकारीय रूप से और आनुवांशिक रूप से दोनों समान होता है। तो इस शब्द को कहने के लिए डायरेक्टली हम लोग को बोल दिया गया है क्लोन। एगो शब्द रखा गया कि मान लेते हैं कि अभी दोनों के बीच के हम क्या कहेंगे कि भाई आकारीय रूप से समान है, और आकारीय रूप से समान है और आनुवांशिक रूप से भी समान है। तो इसको बोलने के लिए एक सीधा सीधी शब्द को रख दिया गया है, जिस शब्द को कहा जाता है क्लोन कहा जाता है। तो अब देखिए आकारीय रूप से क्या होता है, तो देखिएगा, मान लेते हैं कि है ए है और ए बी है, दोनों आदमी मिलकर अपने खेत में आलू बोए। अब दोनों आदमी के ई कोर के यहां पर ढेरी किए, आई कोर के यहां पर ढेरी किए, तो ये दोनों आलू का जो होगा मिश्रण करेंगे, यानी दोनों के आलू को मिला देंगे, तब हम कहेंगे कि ए वाला भाई, आप भाई आकर अपना आलू को पहचान ले, और बी को भी कहेंगे कि आप आकर अपना आलू को पहचान ले। तो क्या आप दिमाग लगाइए कि आलू को पहचाना जा सकता है कि ये आलू हमारे खेत के है, ये आलू आपके खेत के है? तो इसको पहचानना संभव नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि इसका जो आकार होगा, आकार भी बराबर होगा, ठीक, यानी सेम आलूए जैसा होगा, वह कोई भी हो। उसके बाद जो इसका आनुवांशिक होगा ना, आनुवांशिकता, वह भी समान होगा। तो इसलिए आलू को नहीं पहचाना जाता है। तो इसके लिए एक शब्द दिया गया है, जिस शब्द को कहा जाता है क्लोन। जैसे मान लें, और आनुवांशिक नहीं, आकार तो समझ जाएंगे लेकिन आनुवांशिक नहीं आता है, तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जैसे मान लेते हैं
कि ये हम लोग का राम है, राम जो है इसका लड़का दुगो है, एगो का नाम है ए, एगो का नाम है बी। अब देखिएगा, तो अनुवांशिक समान होने के लिए कंडीशन होता है कि इसका एगो आधार कार्ड बना होगा भाई, इसका भी आधार कार्ड बना होगा, इसका भी आधार कार्ड बना होगा। तो क्या होगा कि ये जो राम है, तो राम के आधार कार्ड लेकर अगर ए कहीं जाता है, ए के फिंगरप्रिंट से राम के आधार अगर ओपन हो जाता है यानी खुल जाता है, तब कहेंगे कि जो ए है वो राम के अनुवांशिक रूप से समान है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग में दूसरे किसी के आधार कार्ड लेकर दूसरा कोई ठप्पा मारकर उठा सके, ये नहीं होता है। तो हम लोग में अनुवांशिक जो होता है वह अलग अलग होता है, ठीक। तो जैसे हम लैंगिक पढ़ाएंगे ना, लैंगिक जनन, तो उसमें हम अपने यानी मनुष्य के बारे में क्लियर कर देंगे। तो ये होता है अनुवांशिक। तो अनुवांशिक देखिएगा, जनक और संतति अनुवांशिक और आकारीय रूप से समान होता है, तो इस शब्द को कहते हैं हम क्लोन कहते हैं। इस शब्द को क्लोन कहते हैं। इस शब्द को क्लोन कहते हैं। तो अब देखिएगा, जो हम लोग की लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है। यह जनन निम्नलिखित प्रकार के यानी 5 प्रकार के होते हैं। एक में हुआ विखंडन विधि, दो में होगा मुकुलन विधि, तीन में होगा बीजाणु विधि, चार में होगा बीजाणु, चार में होगा कायकीय, चार में होगा कायकीय, ठीक। तो अब हम देखेंगे विखंडन विधि किसे कहते हैं, ठीक। विखंडन, तो इस बात को समझिएगा, उठाते हैं हम विखंडन विधि। और विखंडन क्या होता है? विखंडन यानी इका है, बी से होगा यानी कि विशेष खंड, ठीक। खंड का मतलब होता है टूटना होता है, ठीक। यानी विशेष रूप में टूट जाए। जैसे मान लेते हैं कि एक कांच के गिलास लेते हैं, एक कांच के बोतल लेते हैं और उसको एक कठोर चीज पर फेंकते हैं। फेंकने के बाद वह कांच जो होता है ना, फेंकने के बाद क्या होता है कि वह एक से अधिक भागों में बिखर जाता है। यानी अगर मान लेते हैं कि हमारा कांच है, ये गिलास है, और मैं इस दीवार पर फेंक रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर फेंकूंगा कस के, तो अब क्या होगा कि यह कांच या तो 2 भाग में टूटेगा और नहीं तो 2 से अधिक भाग में टूटेगा। तो टूटेगा तो एक बात बताइए, कांचे के रूप में टूटेगा, ठीक। तो सेम इसी प्रकार से है कि इसमें क्या होता है कि जनक अपना संतति उत्पन्न करने के लिए जिस प्रकार से कांच को दीवार पर फेंकने के बाद बिखरता है 2 या 2 से अधिक भाग में, तो वही उनका उसी टाइप से होता है कि विखंडन विधि में जीव भी जो होता है, वह जीव अपने संतति को उत्पन्न करने के लिए 2 या 2 से अधिक भागों में बिखरता है। तो जिसे हम कहते हैं
विखंडन विधि, इसको कहते हैं विखंडन विधि। और विखंडन विधि जैसे हम मान लेते हैं कि अमीबा हुआ, अमीबा, ईस्ट, पैरामीशियम, ईटीसी। अब देखिए विखंडन विधि तो हो गया कि विखंडन विधि, अगर कहेगा कोई जो विखंडन विधि किसे कहते हैं तो कहिएगा कि विखंडन विधि एक क्या चीज का भाग है भाई, अलैंगिक जनन का है, अलैंगिक जनन का है। तो इकाची के भाग है, विखंडन विधि एक अलैंगिक जनन के भाग है जो चाहे जिसमें कोई जीव यानी कोई जनक अपने संतति को उत्पन्न करने के लिए दो या दो से अधिक भागों में टूटता है। तो इस प्रक्रिया को यानी इस विधि को हम कहते हैं विखंडन विधि। ठीक, अब जैसे अगर आए तो अमीबा हुआ, ईस्ट हुआ, पैरामीशियम हुआ। अब देखिए विखंडन विधि दो प्रकार की होती है, विखंडन विधि दो प्रकार की होती है। एक में होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन, और दो में होता है बहुविखंडन। तो देखिए द्विविखंडन यानी द्वि का अर्थ होता है दो, द्वि, अब विखंडन यानी क्या, बिखरना यानी अलग अलग टूटना, इसी को कहते हैं बाबू हम विखंडन विधि। यानी विखंडन विधि में क्या होता है कि जो जनक होता है वह अपने जीव यानी अपने संतति को उत्पन्न करने के लिए दो अलग अलग भागों में टूटता है। ठीक इसी प्रकार से अगर द्विविखंडन के बारे में हम बात करेंगे तो अमीबा द्विविखंडन है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई जीव यानी कोई जनक अपना संतति उत्पन्न करने के लिए, देखिएगा द्वि माने होता है दो, द्वि का मतलब होता है दो, और विखंडन यानी टूटना, द्विया विखंडन हुआ। तो द्वि विखंडन यानी दो भाग में बिखरना यानी दो भाग में टूटना कहते हैं हम द्विविखंडन विधि। जैसे हम मान लेते हैं अमीबा, जैसे में क्या होगा, अमीबा होता है, दो भाग में इसमें जनक टूटता है जिससे हम बोलते हैं द्विविखंडन। तो जैसे हम मान लेते हैं अमीबा जो होता है वह दो भाग में टूटता है। ठीक, तो हम लोग की मान लेते हैं ये अमीबा है और ये होता है आप लोग का इसको कहते हैं बाबू केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। आ ये जो होता है जीवद्रव होता है, जीवद्रव होता है, जीवद्रव होता है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि मानते हैं कि एक हम लोग का ये अगर हम लोग का अमीबा हुआ तो यह दो भाग में टूटता है। देखिए कैसे, देखिए तो यह हम लोग का अमीबा हुआ। ठीक, तो सबसे पहले अगर अमीबा अपना संतति को उत्पन्न करेगा तो ये दो भाग में टूटेगा। तो इस दो भाग में टूटता है तो सबसे पहले केंद्रक टूटता है, केंद्रक दो भाग में टूटता है। अजीव द्रव हुआ, ये अमीबा है, ये होता है केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है तो संतति जब अमीबा उत्पन्न करेगा तो सबसे पहले अगर कोई चीज टूटता है इसमें तो केंद्रक का सबसे पहले विभाजन होता है, तो विभाजन होता है जीव द्रव का। जब जीव द्रव का होगा तो यह अपना संतति उत्पन्न करेगा। मान लेते हैं, देखिए फिगर को फिर से एक बार देखते हैं, ये अमीबा हुआ। अब यहां से क्या होगा कि अपना जो संतति को उत्पन्न करेगा तो इसमें सबसे पहले क्या टूटता है, केंद्रक। तो ये केंद्रक हुआ, केंद्रक, इस सब को जीव द्रव कहते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि अब जब केंद्रक टूटेगा तो जीव द्रव भी टूटेगा। जब जीव द्रव टूटेगा तो दो संतति उत्पन्न होता है, यानी दो भाग में टूटेगा। जब दो भाग में टूटेगा तो
इसी को कहते हैं, देखिएगा, द्विविखंडन। इसी को कहते हैं द्विविखंडन। तो अमीबा जो होता है इसमें द्विविखंडन होता है। ठीक, तो देखिएगा इस फिगर को देखने से लगा होगा कि एक जीव था पहले, उसका केंद्रक टूटा, केंद्रक टूटने के बाद तब टूटा जीव द्रव, जीव द्रव टूटा तो यह दो भाग में बट गया, यानी अपने संतति को उत्पन्न किया। तो इसका जो तो दो भाग में टूटा। ठीक, इसका जो ई बना, आप लोग का जीव बना, तो ये दोनों आकार और आनुवंशिक रूप से समान होगा। ठीक, तो ये हुआ। अब इसके बाद से देखेंगे बहुविखंडन विधि का होता है। बहुविखंडन, बहुविखंडन, तो बहु माना अगर होता है बहुत, विखंडन यानी टूटना, इसमें जनक जो है ना टूटना, इसमें जो जनक होता है वह दो भाग में नहीं टूटेगा, क्योंकि द्विविखंडन में दो भाग में टूटता है। बहुविखंडन यानी दो से ज्यादा संख्या होगा तब हम कह सकते हैं बहुविखंडन। जैसे मान लेते हैं कि दो आदमी है तो बता देंगे दो आदमी, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो कहेंगे तो बहुत सारा चीजें आप है। तो यानी इसमें क्या होगा कि जब कोई जीव अपने संतति को उत्पन्न करने के लिए दो से अधिक भाग में टूटता है, तो इस विधि को, यानी इस विधि को हम कहते हैं बहुविखंडन विधि। यह एक अलैंगिक जनन का भाग होता है। ठीक, इसका भी जो जीव होगा आकारीय आनुवंशिक रूप से समान होगा। ठीक, तो इसमें आता है ईस्ट। ईस्ट आता है, जैसे मान लेते हैं कि ईस्ट, अब ईस्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, जैसे मैं, आप लोग नाम सुने होंगे खावा छोटा, जैसे जिलेबी वगैरह जो बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो जिलेबी बनाने वाला होता है वो क्या करता है कि खावा छोटा को डाल देता है और कहता है कि जो लेफ्ट वो खावा छोटा डालेगा और उसको रख देता है झाँप झुप कर कि तनी 2-4 घंटा हो जाएगा तो इस फूलेगा, यानी बड़का और नरम होगा। तो देखिएगा, जैसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि वह जैसे ही खावा छुट्टा डालकर उसको घोलेगा बढ़िया से और रखेगा, तो कुछ देर बाद ईस्ट की, उसमें तो ईस्ट रहेगा। अब इसमें अगर मान लेते हैं कि अगर 10 गो ईस्ट है, यानी 10 गो बैक्टीरिया है, और वह रखेगा तो इस समय आरएनए होता है, जिसमें आरएनए होता है उसका संतति सेकंड में भी जल्दी जल्दी उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप लोग का जिलेबी में कि जो मैदा घोरा होता है उसमें बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वह फूलता है, यानी कम भी लीजिएगा तो ज्यादा निकाल देगा। ठीक, यानी बड़ मोट मोट दिखाई देता है, मोटा मोटा दिखाई देता है। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगला क्लास